Hello everyone, am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's okay. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Okay. Uh, so we'll start now. देखो जो ये सेशन रहने वाला है वो सेशन बेसिकली अपन जो मेन फोकस करेंगे वो करेंगे आईडीटी के ऊपर, लेकिन उसके अलावा भी कोई भी जनरल डाउट होता है तो वो भी आप पूछ पाएंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा मैं खुद से, और 15-20 मिनट्स आई टेक सम फ्यू कॉमन क्वेरीज जो मेरे को अभी बच्चों से आती हैं, एंड आफ्टर दैट आप में से जो भी चाहे जो भी आपका डाउट हो वो पूछ सकता है। जो सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स हैं वो आप मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हो, आप पूछ रहे होंगे कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप टेलीग्राम पे। जो उसके अलावा जो गाइडेंस रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करना है, लास्ट डे क्या करना है, ये जो इस तरीके की क्वेरीज हैं वो आप मुझसे भी यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आईडीटी का जो पेपर पैटर्न है कि आईडीटी में कौन कौन से क्वेश्चन में कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ये सारी बात तो मैंने आपको शेयर करी है गाइडेंस वीडियो में जो आपने देखा भी होगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों को कि 3 वीडियोस जो है आईडीटी के रिलेटेड वो जरूर देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडेंस वीडियो, क्योंकि आपको उसमें एग्जाम में कैसे आपको लिखना है, क्या करना है, उस बारे में गाइडेंस भी दी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाली जो वीडियो है वो बहुत जरूरी देखनी है। और थर्ड आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, वो वीडियो आपको जरूर से देखनी है। इससे ये मान के चलो आपका 20-25 मार्क्स का जो है जो पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, या फिर ऐसा मान लो कि शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये 2-3 वीडियो हैं जो आपको जरूर देखनी है। अब उसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ फ्यू जो मतलब मेरे को लगता है कि मैंने बहुत सारी कॉपीज चेक करी हैं, बहुत सारे बच्चों से बात करी है, तो क्या मेजर गलतियां रही हैं एग्जाम में, आप क्वेश्चन करते टाइम क्या रीजन है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं उस बारे में बात करूंगा। दिस सेशन इज मेनली फॉर द जीएसटी, बट ऑल द इनपुट्स विल आल्सो एप्लीकेबल टू ऑल द सब्जेक्ट्स। तो बाकी में भी आपको हेल्प करेगा, बाकी भी कुछ आपकी क्वेरी हो तो आप बता सकते हो, है ना। तो सबसे पहले सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है ना स्टूडेंट की, दैट इज क्वेश्चन आप ढंग से नहीं पढ़ते हो, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप ध्यान से उनको देख के और उसका एडजस्टमेंट नहीं करते हो। लेट्स से आपको क्वेश्चन ने बोला कि राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट रुपीज, तो आपने नियरेस्ट रुपीज नहीं किया राउंड ऑफ, एग्जैक्ट अमाउंट लिख के आ गए। अब आंसर आपका सही है पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आईसीआई ने आपको क्या बोला था कि आपको वो राउंड ऑफ करके आना है। ऐसा ही कुछ भी आपको किसी प्रकार का, मान लीजिए आपको बोला कि पेनल्टी निकालनी है सीजीएसटी के अंदर, लेकिन आपने पेनल्टी निकाल दी आईजीएसटी के अंदर, तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप बड़ा क्वेश्चन देखते हो कोई, तो उससे बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, जो कि मेनली फर्स्ट क्वेश्चन के दौरान होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से कैसे डील करना है वो भी मैंने आपको सेपरेटली बताया है, पर एट द सेम टाइम यहां पे भी मैं उस चीज को टैकल करना चाहूंगा। देखो क्वेश्चंस बड़ा होता है ना जब भी, तो उसके हमेशा पार्ट्स होते हैं। जब आप उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन की तरह देखोगे, एक सिंगल क्वेश्चन की तरह देखोगे, आपको बहुत टफ क्वेश्चन लगेगा, बड़ा क्वेश्चन लगेगा। लेकिन अगर उस क्वेश्चन को आप तोड़ के देखने लग जाओगे ना, हर एक पार्ट को अलग अलग देखने लग जाओगे, हर एक एडजस्टमेंट का मुझे क्या करना है, लायबिलिटी में क्या इंपैक्ट आ रहा है, आईटीसी में क्या इंपैक्ट आ रहा है, तो अगर एक एक करके देखने लग जाओगे ना, तो वो आपके क्या हो जाएगा, इजीली जो है आपके लिए टैकल करना आसान हो जाएगा। तो कभी भी बड़े पार्ट से, बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है आपको, बड़े क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरना नहीं है। तीसरी बात, प्रोविजन। कई बार क्या होता है, अपने को जैसे क्वेश्चन बोला, ठीक है, जैसे बोला कि भाई एक पर्टिकुलर सिनेरियो दे दिया, केस दे दिया, और उसमें बोला कि आपको बताना है कि डायनेमिक क्यूआर कोड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अपन क्या करते हैं, उस क्वेश्चन में पिछले साल का टर्नओवर दिया था, तो मैंने क्या किया, पिछले साल का टर्नओवर के बेसिस पे मैंने मेरा प्रोविजन भी लिख दिया, मैंने केस डिस्कस भी कर दिया और कंक्लूजन भी लिख दिया। बट आप एक बात ध्यान रखो, जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना, अगर उसमें आप प्रोविजन लिख रहे हो तो प्रोविजन आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं होगा। जब आप कोई प्रोविजन लिख रहे हो तो उसको प्रोविजन को एप्रोप्रिएटली, जो सही प्रोविजन है वही लिखना है।
उसके बाद आपको उस केस को डिस्कस करना है और फिर आपको कंक्लूजन देना है कि वो कितना एप्लीकेबल होता है उस सिनेरियो के ऊपर वो प्रोविजन। ठीक है, एक ये बात। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो, नॉर्मली जीएसटी के अंदर आपको क्या करना है, नियरेस्ट रुपीज में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, नियरेस्ट रुपीज में आपको राउंड ऑफ करना है। और कस्टम के अंदर क्या करना है, जो बेसिकली वैल्यूएशन वाले चैप्टर्स में आपको दिक्कत आती है, तो वहां पे भी आपको क्या करना है, नियरेस्ट रुपीज राउंड ऑफ करना है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि भाई राउंड डाउन करना है, राउंड अप करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शन तो आपको मानने होंगे। अगर कुछ नहीं दिया है तो कैसे राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट रुपीज। और एट द सेम टाइम आपको जो राउंड ऑफ करना है, अब उसमें क्या होगा, कहां किस लेवल पे जाके राउंड ऑफ करें। तो वैल्यूएशन अंडर कस्टम वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, तो वहां पे क्या करना है, जहां पे आपका असेसेबल वैल्यू आ जाएगा वहां पे आप उसको राउंड ऑफ कर दोगे, और उसके बाद जितनी भी आपकी ड्यूटीज आएंगी वो भी आप राउंड ऑफ कर दोगे। ठीक है, चलिए, ये राउंड ऑफ वाली बात हो गई। उसके बाद अब बहुत सारे बच्चे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव लिख के आते हैं, तो क्या सर ऑल्टरनेटिव के मार्क्स मिलते हैं क्या? देखो, हर चीज ऑल्टरनेटिव नहीं होती। ऑल्टरनेटिव कब होगा, जब उसके दो आंसर पॉसिबल हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता तो आपने उसका ऑल्टरनेटिव लिख दिया, दिस इज नॉट फेयर। अगर आपको लगता है कि कैसी एडजस्टमेंट है जिसके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पॉसिबल हैं, तो वहां पे ऑल्टरनेटिव काम करता है, वहां पे हो सकता है आपको मार्क्स मिले। ठीक है, आईसीएन अपने मॉडल सॉल्यूशन में उसका ऑल्टरनेटिव दिया होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। जस्ट आप एक अजम्पशन लिख दो, उसके बेसिस पे मार्क्स नहीं मिल सकते। आपको अजम्पशन लिखना पड़ेगा अगर आप ऑल्टरनेटिव कर रहे हो, पर वो अजम्पशन भी वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी इनवैलिड अजम्पशन लेके ऑल्टरनेटिव लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इसका मैं एक प्रॉपर आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे आपने बहुत सारे आईटीसी वाले क्वेश्चंस में देखा होगा, कंप्यूटेशन वाले में जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है उसके ऊपर आरसीएम लगता है। आरसीएम लगा के दिखाता है इसे, बट उसके ऊपर आरसीएम लगता नहीं है। तो सर उसको लायबिलिटी में ऐड करना है कि नहीं करना है? अब आईसीए कुछ क्वेश्चंस में उसको ऐड करता है, कुछ में ऐड नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल तरीके से लायबिलिटी निकालो बिना ऐड किए हुए, फिर आप उसमें क्या कर दो, उसको ऐड करके फिर टोटल कर दो। तो इस तरीके से आपका जो अल्टरनेटिव है ना, काम कर जाएगा। कभी भी जब दो अल्टरनेटिव लिखोगे तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पूरा कर दिया आंसर और फिर मैं दूसरे अल्टरनेटिव में उसका दोबारा वापस पूरा आंसर कर रहा हूं, तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता। ऐसे उतना टाइम आपको नहीं देता कि आप हर एक क्वेश्चन को दो दो बार कर लो। तो ये जो अल्टरनेटिव वाला जो फंडा है ना, ये बहुत ही ध्यान से टैकल करना होता है। ऐसा नहीं कि हर चीज में आप अल्टरनेटिव लिखने लग जाओ, ये चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन में गलती क्या हो जाती है, हम सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट करना होता है टोटल अमाउंट, अब एग्जामिनर को सेम अमाउंट दिखते नहीं है, वो मार्क्स काट लेता है। हमें सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करना होता है ना, जैसे इसी तरीके से आईजीएसटी टोटल कैलकुलेट करना होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी कर देते हैं, तो वाइस वर्सा। जब ये दिक्कत ना आए इसके लिए आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आपको कोई इंडिकेशन दे रखा है या स्पेसिफिकली बोल रखा है कि भाई सीजीएसटी की रेट इतनी है, एसजीएसटी की इतनी है, आईजीएसटी कितनी है, इसका मतलब वो क्या दे रहा है, स्पेशल इंडिकेशन दे रहा है कि वो आपको जो क्वेश्चन है वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का कॉलम बना के करना है। लेकिन पूरे क्वेश्चन में कोई इंडिकेशन ही नहीं है जिससे आपको पता लग सके कि भाई सीजीएसटी लगाऊं, एसजीएसटी लगाऊं या आईजीएसटी लगाऊं। तो ऐसे केस में आपको टोटलिटी बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन समझ के ही, क्वेश्चन पढ़ के ही ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, टोटल बेसिस पे करना है या सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी बेसिस पे करना है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गई कि सर सीजीएसटी, एसजीएसटी करूं या आईजीएसटी करूं या टोटल करूं, तो ऐसा करना, उस केस में फिर आप एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लेना और टोटल भी कर देना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आप कर देना। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल होंगे उनको तो आप टेबल फॉर्मेट में करोगे ही। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जेम्पशन और प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड, कि एग्जेम्प्ट है या नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो इसमें आपको क्या देना है, कंक्लूजन देना है, एग्जेम्प्ट, नॉट एग्जेम्प्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, और उसका बेसिक जो प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंग आपने निकाला है वो बेसिक प्रोविजन आपको एक्सप्लेन करना है। नो फर्दर केस डिस्कशन एंड ऑल। अगर आपको कुछ 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया जिसमें केस आपको डिस्कस करना पड़े, तो उस केस में आपको सबसे पहले प्रोविजन लिखना है, फिर उस केस को डिस्कस करना है उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, और फिर उसमें क्या करना है, आपको कंक्लूजन देना है कि इस केस में क्या होगा। ये चीज आपको जो है वहां पे देखने को मिलेगी किस तरीके से फॉर्मेट में करने हैं। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड, जैसे रिफंड का हो गया क्वेश्चन, तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट मेथड रहता है सबसे पहले आप लिख लो फॉर्मूला।
तो कल को अगर आईसीआई ने उसका भी मार्क्स दिया होगा ना, तो ऐसे केस में वो भी आपका मार्क्स मिल जाएगा। उसके अलावा जब आप आंसर करोगे तो आपको उस फॉर्मेट में ही करना है कि भैया फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले के हर सब पार्ट को आप एक्सप्लेन करते गए और फाइनली आपने आंसर निकाल दिया। इस तरीके से आपको जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना वो करने हैं। तो ध्यान रखना फॉर्मूला होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईसीआई उसके मार्क्स अलॉट कर सकता है, और करेगा तो फिर आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपका आंसर भी प्रॉपर्ली सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्या सर सेक्शन नंबर याद करने हैं? नो, सेक्शन नंबर आपको आंसर में नहीं लिखने होते, लेकिन सर कई बार क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि सेक्शन नंबर से ही पूछ लेता है। तो अगर आप हमारी रिवीजन वीडियोस वगैरह देखोगे तो उसमें बहुत सारे सेक्शन से भी आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है। तो वो जहां पे वो चांसेस रहते हैं कि वो सेक्शन से पूछेगा, वो सारे सेक्शंस को कवर किया गया है। उतने उतने सेक्शंस भी अगर आप थोड़े दिमाग में रख लोगे ना, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए, उतना ही काफी है। उसके अलावा आपको सेक्शन याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ना ही आपको किसी सेक्शन में को कोट करना है आंसर में। कोई रेलेवेंट नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है। कोई आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, गलत हो गया तो मार्क्स कट जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप सेक्शन नंबर ना लिखो तो बेस्ट है। अब एक सबसे बड़ा डाउट आता है स्टेप मार्किंग का। सर क्वेश्चन करते हैं, उसमें एक आध एडजस्टमेंट गलत होती है तो मार्क्स तो पूरे कट जाते हैं। तो क्या फंडा क्या है स्टेप मार्किंग का? तो ध्यान रखना, आईसीआई हर चीज का एक एक मार्क्स रखता है, दो दो मार्क्स रखता है। कभी भी हाफ, 1/4, 3/4 इस तरीके की मार्किंग नहीं करता है आईसीआई। तो अब मान लीजिए एक क्वेश्चन में 10 एडजस्टमेंट है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, सब एडजस्टमेंट के लिए तो आईसीआई मार्क्स नहीं रख सकता। तो ऐसे केस में आईसीआई क्या करता है, मान लीजिए बैगेज का क्वेश्चन है, तो टोटल आपका बैगेज कितना है उसका 1 मार्क्स रख देगा। उसके बाद जो आपने उसका अलाउंस दिया है 15,000 50,000, उसका 1 मार्क रख देगा। उसके बाद उसके ऊपर ड्यूटी कैलकुलेट करोगे, उसका मार्क्स रख देगा। या क्वेश्चन में कुछ स्पेशल कोई एडजस्टमेंट्स होंगी, एक दो जो आईसीआई को लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके मार्क्स रख देगा। तो यहां पे ये मत समझना कि अगर मेरा एक एडजस्टमेंट गलत हो गया तो मेरे को 3 3.5 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं भाई, टोटल भी गलत हो जाएगा, ड्यूटी भी गलत हो जाएगा, तो ऐसे केस में मार्क्स ज्यादा कट सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर स्टेप मार्किंग होगी तो वहां पे भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि स्टेप मार्किंग में भी ऐसा नहीं है कि आधा क्वेश्चन सही कर दिया तो आधे मार्क्स मिल जाएंगे, उसका भी एक तरीका होता है। ठीक है। तो वो एक चीज जो है जरूरी है, उस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद एक जो कॉमन क्वेरी है, लास्ट डे रिवीजन कैसे करना है, उसका टाइम वाइज प्लान बता दो। ठीक है। तो लास्ट डे आपके पास 1.5 डेज होंगे बेसिकली। अगर आप उसको सही तरीके से यूज करोगे तो आपके पास 2 दिन के अराउंड रहते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, डीटी का पेपर आप देके आओगे। देखो, जिसका डीटी का पेपर नहीं है, एग्जाम वगैरह है, उसके पास तो खुला टाइम है, वो आराम से रिवाइज कर सकता है। प्रॉब्लम आती है जिसका एक दिन है, तो डीटी आप करके आओगे, एग्जाम देके आओगे। उसके बाद आपके लिए क्या है, आप आराम से आओ फ्रेश फ्रेश होके आराम से, और उसके बाद आप कस्टम चालू कर दो। ठीक है। कस्टम्स आप चालू करोगे रात भर तक और सुबह 1-2 घंटे तक। मतलब मैं ये बोलूंगा कि रात को अगर 12-2 बजे तक तुम्हें कस्टम करने में लग जाते हैं तो सो जाओ, सुबह 8-9 बजे उठना। और अगर कस्टम कंप्लीट नहीं करना है, अगले दिन करना है, तो अगले दिन सुबह उठ के भी कर सकते हो। तो कुल मिला के अगले दिन सुबह 9-10 बजे तक तुम्हारा जो है कस्टम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम्हें करना है रजिस्ट्रेशन आईटीसी तक के चैप्टर। अब आईटीसी तक के जो चैप्टर है वो मेजर पोर्शन है, तो इसको आप क्या करो, सुबह 10 बजे से लेके 9-10 बजे जब भी स्टार्ट करोगे, उसके बाद से लेके शाम को आप 7-8 बजे तक जो है आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। एक आध घंटा आगे पीछे भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो यहां तक आपका मेजर पोर्शन हो जाएगा। अब जो है मेन चैप्टर बचे हैं, वो बचे हैं असेसमेंट, इंस्पेक्शन सर्च सीजर, ऑफेंस पेनल्टी, डिमांड रिकवरी, अपील एंड रिवीजन। तो ये सारे चैप्टर्स 8 बजे के बाद रात को 12 बजे तक ये सारे भी चैप्टर्स कंप्लीट किए जा सकते हैं, या अगले दिन की सुबह 1-2 घंटे और आपको लग जाएंगे। वो बाकी जो छोटे मोटे चैप्टर बचे हैं उनको भी आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, 1-2 घंटे ही देने हैं। पढ़ना कैसे है, अब उसके बाद भी टाइम बचेगा सुबह, तो उसको कैसे यूज करना है, आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, कोई शॉर्ट समरीज बना रखी हैं, उनको पढ़ लो। क्वेश्चन बैंक में कोई एडजस्टमेंट मार्क कर रखे हैं, उनको पढ़ लो। ठीक है। कोई आपने केस स्टडी आपने सॉल्व करी होंगी तो उसमें कुछ मार्किंग करी है, वो पढ़ लो। तो इस तरीके से उस टाइम को यूटिलाइज करना है सुबह वाले को। और लगे कोई चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे थोड़ा कम आ रहा है तो उसको एक बार से देख लो, ये चीज जरूरी है। पढ़ना कैसे है, क्या सिर्फ क्वेश्चन करें या सिर्फ कंसेप्ट?
तो देखो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन सोल्व करोगे एक दिन में। आप कॉन्सेप्ट को पहले फोकस में रखो, कॉन्सेप्ट पढ़ो। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अगर आपने एक दो बार रिवाइज किया हो ना, तो आपके क्वेश्चन दिमाग में अपने आप चलने लग जाएंगे उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। अगर आपको दिमाग में फील होता है कि नहीं यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत लग रही है, मेरे को दिमाग में क्लियर नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए इस कॉन्सेप्ट पे, तो इमीडिएटली जाकर के वो क्वेश्चन भी देख लो क्वेश्चन बैंक के अंदर कि क्या एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका बेसिक है। अगर मान लीजिए मैराथन देख रहे हो, अगर आपने सेल्फ किया तो मैंने आपको प्लान बता दिया। अगर आप मैराथन देख रहे हो तो देखो मैराथन सुबह 4-5 बजे तक चलती है, तब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फिर आपको वो देख के और उसके बाद सो जाना है, 12-1 बजे तक आप सोओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जो अपने जो भी क्वेश्चन वगैरह मार्क कर रखे हैं वो आप देखोगे, और उसके अलावा जो नोट्स वगैरह वापस पढ़ सकते हो। अगले दिन सेम रहेगा, आपको जो शॉर्ट समरीज वगैरह जो बना रखी है वो सब आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। एक दो और डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूं कि आईबीएस का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके रिलेटेड जो भी आपकी आईडीटी के कंसेप्ट बुक के रिलेटेड जो भी इंडेक्स है वो भी प्रोवाइड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वहां से आप रेफर कर सकते हो। अब आप लोग एक एक करके मुझसे आप डाउट पूछ सकते हो, आपको जो भी प्रॉब्लम आई है वो आप शेयर कर सकते हो, मैं आप उसको हैंडल करने की कोशिश करूंगा, है ना। अब एक एक करके आपके जो है डाउट पूछ लो, एक एक करके हाथ खड़े कर लो और मैं फिर उनको कॉल आउट करता हूँ और फिर आप अपना डाउट पूछ लो। यस जही, डाउट पूछो। सर मेरा डाउट ये है कि जैसे कोई क्वेश्चन होते हैं उसमें जैसे ज्यादातर थ्योरी वाले चैप्टर्स होते हैं, उसमें एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखनी है या थोड़ा थोड़ा मतलब अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं? देखो दो टाइप के थ्योरी क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है बिल्कुल प्योरली थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको लेट्स से पूछ लिया कि आप एक्सप्लेन करो स्पेशल ऑडिट को, ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा आपको, उसमें आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखनी होगी। एग्जैक्ट लैंग्वेज से मेरा क्या मतलब है, जो कंसेप्ट बुक में आपको जो स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हुए हैं ना, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, है ना, जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं ये आपको मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब जो थ्योरी होगी केस स्टडी बेसिस पे, मतलब आपको कुछ प्रोविजन लिखना है, उसके बेसिस पे आपको केस को एनालाइज करना है। तो उस केस में एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसके नोट्स वगैरह हैं, अपनी लैंग्वेज में एक दो लाइन में आप जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सब कर सकते हो। लेकिन जो प्योर थ्योरी क्वेश्चन है उसमें आपको कहीं ना कहीं जो वो कीवर्ड्स है वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। बाकी आसपास की जो थोड़ी बहुत जो लैंग्वेज है वो आप अपने तरीके से लिख सकते हो, लेकिन कीवर्ड होने बहुत जरूरी है। ओके सर। सर जैसे एफटीपी का है तो ये तो प्योरी ये वाला चैप्टर हम समझेंगे ना कि मोस्टली प्योर प्योर थ्योरी है। थ्योरी है एफटीपी। अगर कोई केस स्टडी बना देता है तो बात अलग है, बट मोस्टली जो अभी तक आए हैं वो थ्योरी क्वेश्चन ही आते हैं। ओके सर। ये संबिका आप पूछ सकते हो। हेलो, यस पीके आप पूछ सकते हो। सर सेक्शन नंबर जैसे अगर याद है फॉर एग्जांपल 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक हाँ, क्रेडिट का, हाँ, तो उसका सब क्लॉसेस भी होता है, तो अगर सब क्लॉज नहीं याद है सिर्फ 17 सबसेक्शन 5 लिखेंगे तो चलेगा? देखो ऐसे जो बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाले सेक्शन है जैसे सेक्शन 17 सेक्शन 5, तो उसमें लिखोगे चलेगा। लेकिन अगर बाकी अगर कोई ऐसे कोई इतने ज्यादा यूज आने वाले सेक्शन नहीं है तो उनको रादर देन आप कोट ही मत करो, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप कोट ही मत करो। कोई उसके नंबर अलग से नहीं होते हैं तो आप सेक्शन नंबर नहीं भी मेंशन करोगे तो चलेगा, लेकिन कहीं गलती से गलत ना हो जाए ये थोड़ा सा इंश्योर करना, तो मेंशन नहीं करो ऐसे केस में। सर और आपने बताया जैसे सेक्शन नंबर याद नहीं करना है फॉर एग्जाम्पल, तो रूल नंबर जैसे वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स हो गया, उसका तो कोई क्वेश्चन रूल नंबर के बेसिस पे ही आ जाता है, तो वो याद देखो करना होगा सर? तभी भी देखो जैसे अब वैल्यूएशन कस्टम वैल्यूएशन में देखोगे तो इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो वैल्यू सप्लाई के रूल्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तो हम आपको रूल्स के साथ ही करवाते हैं, रूल नंबर के साथ ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है वो रूल नंबर मेंशन करके। पर वहां पे भी ज्यादा कोई रूल नहीं है, 4-4 5-5 रूल है, तो उसको अगर सीक्वेंस में याद करोगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ रूल से पूछता है नंबर से, वो आपको कंप्यूटेड वैल्यू मेथड उस तरीके के जो है आपको जो इंडिकेशन दे देता है, लेकिन फिर उसको याद करोगे तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। यस सर, यस थैंक यू प्रणव। सर। सर एक और डाउट था यस बोलो। सर, मुझे रिटर्न्स वाला चैप्टर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो वाला चैप्टर अगर स्किप करे तो कोई दिक्कत है सर? रिटर्न वाला चैप्टर, हाँ सर, रिटर्न्स अंडर जीएसटी। ठीक है। तो देखो वैसे बेसिकली जो इसमें से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम रहता है,
ठीक है, ज्यादा सी कैटेगरी चैप्टर है वैसे रिटर्न। अगर आपको जस्ट उसको कवर करना है तो सिर्फ आप उसको ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ के जा सकते हो, ठीक है, बाकी ज्यादा इतना डिटेल में आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, यस प्रणव। सर मैंने अभी एक पेपर लिखा था, उसमें मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, तो उसमें बहुत कम मार्क्स आए थे, मतलब 5 मार्क्स वगैरह। इस इंस्टीट्यूट का नहीं लिखा था मैंने, दूसरे का लिखा था। आज मैंने सब्सक्राइब किया भी है इस अपना टेस्ट पेपर। ठीक है, तो ठीक उसमें है। जो एक्सप्लेनेशन रहते हैं ना, अपना एंट्रीज तो मेरी सारी बराबर आई थी, मार्क्स 5 ही आए थे। तो एक्सप्लेनेशन कितना लिखना पड़ता है, मतलब? देखो, कोई भी पॉइंट है ना, तो उस पॉइंट को आप मैक्सिमम 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करो, बस, उससे ज्यादा नहीं। ओके, क्योंकि ना ही ओके। उतना आपके पास टाइम होगा कि आप पेपर में हाँ, डिटेल में एक एक पेज के आंसर लिख दो, वो तो आप लिख नहीं पाओगे। हाँ, तो इसलिए आपको यही सजेस्टेड है कि उतना ही लिखो जितना आपको टाइम के लिए भी कन्वीनियंट हो और आपका आंसर भी हो जाए। क्योंकि उसके ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, लेकिन मार्क्स होते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स हाँ। नहीं होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं उस दोनों के बीच में जो है बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। 2-3 लाइन से हाँ। ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, नोट। और सर फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को 9 to 10 मार्क्स अगर आने चाहिए ना, तो कौन सी स्टेप तक अपना आंसर न्यूमेरिकली करेक्ट होना चाहिए? लाइक देखो, देखा हाँ, जाए तो जो 3-4 मार्क्स रहते हैं वो लास्ट में यूटिलाइजेशन ऑफ जो है ना आईटीसी वगैरह वो रहते हैं। आईटीसी। उससे पहले हाँ, जो लाइबिलिटी और आईटीसी वाला पॉइंट है, वहां तक 9-10 मार्क्स जो है कवर हो जाते हैं। ठीक है, होते हैं। तो ओके। वो हाँ, मेजर पार्ट है। अब दिक्कत क्या होती है वहां पे, अगर एक चीज गलत हो गई तो लाइबिलिटी गलत हाँ, हो जाएगा, नीचे यूटिलाइजेशन वाला पार्ट भी गलत हो जाएगा। तो उस वजह से वो बराबर। स्टेप मार्किंग तो होती है, पर उसमें उतना बेनिफिट मिल नहीं पाता अगर बीच में कुछ गलती हो जाती है तो। ओके, तो मतलब पूरा आंसर सही होना चाहिए, तब जाके 8-10 तब मार्क्स जाके मिलेंगे। कुछ फायदा मिलता है। क्योंकि आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में कितने भी बड़ा रैंकर हो, ठीक है, कोई भी बड़े से बड़ा रैंकर हो, किसी के हाँ, मतलब 80 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो वो बंदा फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 10 नंबर कटवा के बैठा है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आप उसको अगर एक बार थोड़ा समझ लो ना, फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आपके हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन वाला काम हो जाएगा और आपके जो केस सिनेरियो वो भी हेल्पफुल हो जाएंगे। तो इसके लिए एक बराबर। वीडियो डाली हुई है, एक अप्रोच कैसे आपको करना है, वो जरूर देख लेना, उससे आपको वो हेल्प ओके, मिलेगा उस चीज में। ओके। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, जो अपने बीच वाले क्वेश्चंस है ना, उसमें भी थियोरी का जो क्वेश्चन है, लाइक अभी लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, तो उसमें भी वर्ड्स, मतलब कीवर्ड्स ही आने रहेंगे ना उसमें भी? कीवर्ड जैसे क्योंकि मान लो कि पार्टनर्स के बारे में पूछ लिया कि भाई हाँ, पार्टनर जो है अगर चला गया तो क्या लायबिलिटी रहेगी, तो उसमें कीवर्ड्स हाँ, क्या है कि भाई 1 महीने के अंदर अगर उसने इंटीमेट कर दिया तो लायबिलिटी यहाँ तक रहेगी, अगर 1 महीने में नहीं किया तो यहाँ तक रहेगी। तो दैट इज जस्ट ओके, प्योरली ऑन बेस्ड ऑन कीवर्ड्स। ओके, उससे ठीक ज्यादा है, नहीं। ओके, यस सर, थैंक यू। यस उज्जवल। हाँ, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। हाँ सर, मेरे को मतलब मेरी एक दो चीजें थी। एक तो था, जैसे मैंने मतलब यहाँ के 2 मॉक दिए थे, तो मेरे दोनों में से कॉमन मिस्टेक्स है। एक तो था मेरा कस्टम के अंदर जो वैल्यूएशन वाला आता है ना, कस्टम वैल्यूएशन हाँ वाला, हाँ हाँ उसमें हाँ, तो मेरे को मतलब 1-2 नंबर ही मिलते हैं। मुझे ठीक उसमें है। गलती होगी मेरी, उसमें मैंने देखा उसमें मेरी एक भी गलती हो जाए ना, लास्ट में जीएसटी निकालने में भी गलती हो जाए, तो उसमें हम्म, मतलब मिलते ही नहीं है, 1-2 नंबर ही मिलते हैं। एक तो ये, और ऊपर से बैगेज। अब उसमें बैगेज के अंदर भी मतलब अगर एक भी गलती हो जाए तो उसमें भी पता, या तो 1 मिलता है या 0 मिलता है। देखो, तो उसका आईसीआई में मैंने क्या ना होती है? आपको स्टेप मार्किंग का तरीका ये बताया कि क्या होता है कि ऐसे आधा 1/4 3/4 की मार्किंग करता नहीं है। अब मान लो एक ही क्वेश्चन में 10 एडजस्टमेंट है, तो सबके लिए तो ऐसे मार्क्स नहीं रख सकता। तो ऐसे क्या करता है कि टोटल के मार्क्स रखता है, ठीक है, ड्यूटी निकालने के मार्क्स रखता है, तो 2 मार्क्स तो यही चले गए। अब 2 मार्क्स जो बचे वो सेपरेट सेपरेट एडजस्टमेंट के रखेगा, जो मेन एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, तो अगर वो गलत हो गई कोई एडजस्टमेंट, तो एक तो एडजस्टमेंट का मार्क गया और टोटल के मार्क्स गए, ड्यूटी के मार्क्स गए। इस वजह से जो है ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वो तो कस्टम सर वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। अब जो आप बोल रहे थे कि वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन में आपको मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आते, क्योंकि आपकी ड्यूटी भले गलत हो जाए तो भी मार्क्स कम आते हैं। क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जिनको आपको वहां पे लिखना नहीं होता, मतलब एडजस्ट नहीं करना होता, ऐड या लेस नहीं करना होता, लेकिन वो एडजस्टमेंट दिखाना जरूरी होता है। तो ऐसे केस में अगर आपने वो एडजस्टमेंट नहीं दिखाया, आईसीआई ने उसका मार्क्स अलॉट कर रखा है, भले ही वो ऐड या लेस नहीं हो रहा, आपका आंसर करेक्ट है, पर उसका मार्क्स तो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे एडजस्टमेंट हाँ को सर, भी ध्यान ब्लैंक में छोड़ रखना है। देता हूँ, मतलब उसको डैश छोड़ देते तो मिलेगा ना? डैश नील वगैरह जो भी है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, वो सब एडजस्टमेंट, ये एक तरीका है। बाकी तो जो है आपके नोट्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे।
अच्छा, और सर नोट्स के मार्क होते हैं इसमें, मतलब नोट्स जो हम लिखते हैं वर्किंग को, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। होते नहीं है ना सच? हाँ, लिखोगे तो मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। अच्छा, और सर एक ये होता है मेरा जो पीओएस वाला है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला, उसके हाँ अंदर भी हाँ। मतलब जैसे कि हम लोगों ने एक करेक्ट प्लेस आइडेंटिफाई कर दे कि ये यहाँ पे मतलब टेक्स्ट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ जो रीजनिंग होती है ना, उसकी रीजनिंग में भी कई बार जैसे कि मेरे को मतलब 0.5 मिलता है, हम्म। एक मार्क का होता है ना, उसमें मतलब कई बार तो 5 मार्क, 5 में से 3 नंबर, 3.5 नंबर ऐसे मिलते हैं, लेकिन मेरे वो प्लेस सारे सही होते हैं, तो मतलब उसमें मुझे समझ देखो में क्या नहीं आता होता है कि मतलब। कि उसमें जैसे 1 मार्क्स का है, ठीक है, तो ऐसे क्या करता है, 1 मार्क्स अलॉट कर दिया उसको। अब उसके अंदर रीजन भी है, उसके अंदर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी है, कंक्लूजन। तो ये क्या होता है कि अब ऐसे ये तो स्पेसिफिकली बताता नहीं किसका कितना मार्क्स है, पूरे को हाँ क्लिक करके और उसके बाद पूरा 1 मार्क्स उसका अलॉट कर देता है। तो अब एग्जामिनर अपना खुद का दिमाग लगाता है, और उसमें क्या है कि वो अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई राइट है तो 0.5 दे देगा, अगर आपका रीजनिंग भी सही है तो 1 मार्क्स दे देगा। तो इस तरीके से जो है मेन चलता है, तो अगर दोनों तो चीजें सही है तो रीजनिंग पूरा तो मार्क्स मिल मतलब, जाएगा। सर रीजनिंग तो मतलब एक दो वर्ड कीवर्ड लिखती है तो भी चल जाएगा ना, मतलब होगी आईसीआई की हाँ, रीजनिंग तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। नहीं नहीं नहीं, आपका एक एक लाइन में जो आप लिख दोगे कि अगर ये केस है तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ये केस है तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। यस उज्जवल। ओके सर, थैंक यू सर। यस विश्रुत, आप बताएं। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मिनिमम 20 सर मार्क्स के आते हैं, मेरा मैक्सिमम 25 मार्क्स जा सकते हैं। चलिए इस डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले सर कैटेगरी गेस कोई और बात कर रहा है। यस विश्रुत बोलो। हाँ सर, जो मेरा पर्टिकुलर डाउट है रिगार्डिंग एग्जाम्पशंस वाला चैप्टर। सो उसमें ओके। जैसे कि हम देखते हैं कि थोड़े एग्जाम्पशंस है सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट के अंदर, और फिर थोड़े आईजीएसटी एक्ट के अंदर अलग से आपने दिए हुए हैं। तो सपोज एग्ज़ाम में हम एंट्री मतलब जो क्वेश्चन देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर है वो एग्जाम्प्ट है, बट वी आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट कि वो सीजीएसटी में आ रहा था कि आईजीएसटी में आ रहा था। सो तो देखो, हाँ। उसमें बहुत सिंपल है कि जो चीजें सीजीएसटी एसजीएसटी में एग्जाम्प्ट है वो हाँ तो आईजीएसटी में भी एग्जाम्प्ट है। हाँ ठीक है, देर आर फ्यू एग्जेम्पशंस जो कि सिर्फ आईजीएसटी में है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्योंकि अगर ओके आप देखोगे कोई भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन है, या हाँ दैट विल डेफिनेटली बी लिविंग आईजीएसटी। तो ऐसे करेक्ट केस में तो उसको आईजीएसटी में ही एग्जेम्प्ट किया जा सकता है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी में तो हाँ किया ही नहीं जा सकता। हाँ हाँ तो बेसिक सिंपल है कि सीजीएसटी एसजीएसटी वाले तो सारे आईजीएसटी में भी एग्जेम्प्ट होंगे, और आईजीएसटी वाले देर आर फ्यू एग्जेम्पशंस व्हिच इज दोस ट्रांजैक्शंस आर ओनली आईजीएसटी वाली। तो ऐसे केस हाँ में आईजीएसटी एग्जेम्प्ट कर सकते हो उसमें। ठीक है सर। यस समीक्षा। हेलो सर। हाँ हाय। सर मेरा ये कंसर्न था कि जैसे उसमें आरसीएम वाली कुछ एंट्रीज हैं, कुछ हैं आईटीसी ब्लॉक्ड वाली, कुछ मतलब ऐसी है कि जिनमें मतलब कंफ्यूजन होता है कि आरसीएम में थी कि फिर वो आईटीसी में मतलब आईटीसी ब्लॉक्ड थी ऐसे, और शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3 में, मतलब कुछ कुछ एंट्रीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, कुछ मोटर व्हीकल्स में मोटर व्हीकल रिलेटेड है, तो ऐसा लगता है कि वो मतलब मिक्सअप हो रही हैं। अच्छा, तो देखो इसमें क्या होता है ना कि मेजरली मिक्सअप जो होता है ना, वो अगर आप देखोगे एग्जेम्पशन और आरसीएम में होता है। ठीक है, एग्जेम्पशन हाँ और जी। आरसीएम में जो मेजर मिक्सअप होता है वो 3-4 एंट्रीज हैं, है ना, एट मैक्स। हम्म। वो 3-4 एंट्रीज को आप क्या करो, एक सेपरेट पेपर पे लिख लो। ठीक है, यस वैसे सर। अगर आप आपने व्हाट्सएप चैनल अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो मैं वहां पे भी क्या उन दोनों का मिक्सचर शेयर करता रहता हूँ कि फाइनल कंक्लूजन क्या रहेगा, है ना, एंट्री वाइज। तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप उसको क्या सेपरेटली एक पेज पे लिख लो कि बस ये वाली जो है ये 4 एंट्रीज है, यहाँ पे मेरे को जो है दिक्कत आ रही है। तो ऐसे केस में फिर उनको आप एक बार 2-4 बार देखोगे ना तो वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। बाकी ब्लॉक क्रेडिट वाले से अगर आप देखोगे तो एक आध एंट्री ही मिक्सअप होगी मोटर व्हीकल वाली। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा हाँ एंट्री जी। मिक्सअप वाली है नहीं। ठीक है, तो ओके। मेजर जो मिक्सअप रहेगा वो आरसीएम एग्जामिनेशन का, और वो भी 4-5 एंट्रीज का। तो उनको आप सेपरेटली लिख के ना, तो आप एक बार उसको डेली देख लिया करो, उससे आपका जो है वो हो जाएगा क्लियर। सर वन मोर क्वेश्चन कि जब अपन कस्टम्स में वैल्यूएशन चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हाँ हाँ। उसमें क्या होता है कि
जैसे अपन ने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, या फिर जैसे तो अपना वैल्यू गलत आया, ठीक है मान रहे हैं, पर जैसे अपन ने बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट, आईजीएसटी का रेट, और अपना कन्वर्जन का रुपीज में कन्वर्जन का रेट सही लिया है, तो उसके नंबर वगैरह मिल देखो जाएंगे। इसमें क्या होता है, मैं वही बता रहा था कि ऐसे क्या 1/4 1/2 मार्किंग नहीं करता। तो अब आपका अगर वैल्यू गलत है, अब उसके अगर आप ऊपर कोई भी रेट लगाओ, चाहे सही रेट लगाओ, ड्यूटी तो गलत आएगी ना। तो ऐसे टोटल ड्यूटी का मार्क्स रखेगा, ऑब्वियसली परसेंटेज का मार्क्स नहीं रख सकता आईसीआई। तो इस वजह से वो मार्क्स तो कटेंगे आपके। अब जैसे आईएनआर में अगर कोई ऊपर एडजस्टमेंट गलत हो गया, तो अभी आप चाहे कन्वर्ट सही रेट से कर रहे हो, लेकिन अमाउंट तो गलत आ गया, क्योंकि आईसीआई ने आपको चेक करना है कि रेट कितनी आपने यूज करी, सही करी कि नहीं करी, एडजस्टमेंट भी सही करे। तो आईसीआई सीधा टोटल का मार्क्स रख देता है कि सब चीजें एक ही जगह पे चेक हो जाएंगी। तो इस वजह से जो है वो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे हाफ मार्किंग 1/2 3/4 वगैरह नहीं करता। ठीक है सर एक क्वेश्चन और था कि हाँ टीडीएस में जैसे 3 टीडीएस प्रोविजंस आपको निकालने हैं, और 3 आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सब क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, और उसमें आपको 5 नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें मतलब 3 में जैसे आपका आपका जैसे रेट बाय चांस गलत हो गया, पर आपने प्रोविजन सही लिखा है, उसमें रेट डिफाइन नहीं किया, बट तो उस प्रोविजन के नंबर भी मिलेंगे। और ये कैसे अलॉट करता है, मतलब ऐसे इसमें देखो नंबर? मोस्टली क्या है कि अगर वो इंडिपेंडेंट 3 केस सिनेरियोज हैं, मतलब इंडिपेंडेंट 3 सिनेरियोज हैं, तो ऐसे केस में कोई 2 का होगा, कोई 1 का होगा, या फिर 2 1/5 1/5 और 1 मार्क का होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, उस तरीके से मार्किंग होगी। और अगर मान लीजिए पूरा सेम ही क्वेश्चन है, तो उसमें प्रोविजन के हो सकते हैं 2 मार्क्स हो, और अंदर जो आंसर है उनके तीनों के 1 मार्क्स हो। तो इस तरीके से जो है मार्किंग हो सकती है। ओके सर, थैंक यस यू सर। प्रियंका। Yes, Priyanka, I can't hear you. Priyanka, I can't hear. Yes. बोलो। जब हम आईटीसी का एग्जाम्पल अटेंड करते हैं तो उसमें केस में मोस्टली आया है कि कंटेंट कम है, तो कैसे डिफाइन करें? प्रियंका, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। आप एक बार चैट में अपना क्वेरी लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. हाँ। मयूख प्लीज। गुड इवनिंग सर। सर ऑप्टिमल टाइम एमसीक्यू को कंप्लीट करने का कितना होना चाहिए, और क्या किस अप्रोच से एमसीक्यू को हम लोग टैकल करेंगे? देखो एमसीक्यूज का जो टाइम लगता है मोस्टली 10 मिनट्स तो आप पर केस स्टडी मान के चलो, ठीक है। उसके अलावा कई बार एक आध केस स्टडी ऐसी भी होती है जिसमें आपको टाइम लग जाता है। तो जो मोस्टली जो टाइम रहता है वो 30 से 40 मिनट का ऐसा होता है कि 30 से 40 मिनट के अंदर आपके एमसीक्यूज हो जाने चाहिए। ठीक है, मेन ये रहता है। अब अगर आप उससे ज्यादा टाइम लोगे तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करोगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं एमसीक्यूज में बहुत सब आ रहे हैं मेरे को, तो उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे। पर 30 to 40 मिनट इज आइडियल टाइम। ठीक है, हैंडल करने का सिंपल तरीका है केस सिनेरियो को। केस सिनेरियो जो भी कर रहे हो उसके क्वेश्चंस एक बार स्टार्टिंग में पढ़ लो। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर करने मत जाना अभी से। क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद केस स्टडी पढ़ लो, फिर आंसर करने जाना। तो क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आइडिया रहेगा कहाँ कहाँ पे फोकस से आपको वो केस स्टडी पढ़नी है, और उसके बाद फिर आप आंसर करने पे जा सकते हो। डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के आंसर करने पे मत जाना। थैंक यू। यस स्पीकिंग। तो ये जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई और एग्जम्पशंस का चैप्टर होता है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें सिर्फ उसका मतलब सीधा आंसर, मतलब उसका कितने लाइंस का हमें लिखना चाहिए? देखो क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट सिनेरियोज आते हैं मोस्टली। जैसे 5 के सिनेरियोज दे दिए कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो ईच विल बी ऑफ 1 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर में आप बहुत ज्यादा तो नहीं लिखोगे। तो उसमें एक तो आपको क्या करना है, एक तो उसमें आपको कंक्लूजन देना है। लेट्स से एग्जेम्प्ट वाला है, तो एग्जेम्प्ट है या नहीं है, एग्जेम्प्ट और नॉट एग्जेम्प्ट, फर्स्ट थिंग। अब वो एग्जेम्प्ट है तो उसमें आप क्या लिखोगे, जो भी एग्जेम्प्ट वाली उसकी एंट्री है। लेट्स से कि कोई हेल्थ केयर वाली है तो हेल्थ केयर वाली एंट्री लिख दोगे कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, हॉस्पिटल और डॉक्टर वगैरह, तो एग्जेम्प्ट है। तो आपने लिख के और एग्जेम्प्ट लिख दिया, दैट इज योर आंसर, बस इतना ही। इसी तरीके से प्लेस ऑफ 2-3 लाइन में इसी तरीके से प्लेस सप्लाई लिखा और उसका जो प्रोविजन लिख दिया, बात खत्म।
ठीक है। और सर एक्चुअली मेरी ना इसमें एमसीक्यूज में बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं, हाँ तो हमें क्या इसके लिए आईसीआई के जो केस सिनेरियोज हैं वो तो काफी सारे हैं, मतलब वो सॉल्व करने की देखो जरूरत है, मतलब आपके पास टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक दिन है तो आप सारे केस सिनेरियोज कर सकते हो। अगर आपके पास 4-5 घंटे हैं तो आप पूरे मत करो, कम से कम 5-10 केस स्टडीज आप कर लो प्रैक्टिस। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे तो आप उससे फैमिलियर होते जाओगे और आंसर करने में उतना ही आसान होगा। आपको पता लग जाएगा कि यार ऐसी चीजें ध्यान में रखनी है, ये चीजें ध्यान में रखनी है, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया देगा। मैंने पुराना जो इंस्टीट्यूट का केस सिनेरियोस बुकलेट था ना, तो उसके ही सेम आधे कॉपी पेस्ट यहाँ पे इन्होंने नए वाले बुकलेट में डाले हैं, तो उसका पहले से वीडियो डाला भी हुआ है। अगर आपको वो रेफर करना हो 2-4 केस स्टडीज करने के लिए तो वो कर लेना, लेकिन 2-4 केस स्टडीज वहां से करके और उसके बाद 2-4 केस स्टडी खुद से भी लगा लेना। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे आपको खुद से टैकल करना है। ठीक है। सर एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आप इंपोर्ट आरसीएम का बता रहे थे, अगर इंपोर्ट किया हुआ है तो उसमें क्या हाँ, तो क्या एडजस्टमेंट होता है करना ना है कि सर? जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है ना, वो आइडली आरसीएम में एप्लीकेबल नहीं होता है। वो क्या होता है कि जब आप पोर्ट पे इंपोर्ट करते हो तो वहां पे आप पोर्ट पे करके और अपना माल छुड़वा के लेके आते हो। ठीक है, सो हाँ इट्स नॉट अ बेसिकली आरसीएम का लायबिलिटी। अब उसका आईटीसी तो ले लोगे अगर आप कंडीशन वगैरह फुलफिल हो रही हैं। अब लायबिलिटी में ऐड करें या नहीं करें, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में ऐड करता है, कुछ में नहीं करता है। तो उसका एक बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले उसे ऐड मत करो, पूरा टोटल कर दो। वैसे भी आरसीएम लायबिलिटी लास्ट में ऐड होती है, तो टोटल करने के बाद आरसीएम लायबिलिटी वगैरह जो करके करोगे, टोटल निकालोगे, उसके बाद इंपोर्ट ऑफ गुड्स का लायबिलिटी भी ऐड कर दो और फिर वापस से टोटल लगा दो, तो वो एज अ ऑल्टरनेटिव ट्रीट हो जाएगा। ठीक है एग्जामिनर को सर, दोनों टोटल दिख जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। यस। एक सेकंड, प्रियंका ने आपने कुछ क्वेरी लिखी है। मोर एक्सपीरियंस है तो एग्जाम में कंटिन्यूअसली कंप्लीट मार्क्स को हो जिस टाइम मैनेज हो पाए एग्जाम में। देखो ऐसा कुछ है आपके पास कोई स्पेसिफिक, तो आप मुझे ऐसा करना प्रियंका, शेयर कर देना। ठीक है, आई टेल यू कि उस क्वेश्चन में आपको क्या सेपरेटली एक्स्ट्रा से लिखना था। ठीक है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो मेरे मोबाइल नंबर पे। यस राम्या। तो मेरे को ये पूछना था कि मतलब एफटीबी में खाली क्वेश्चंस करेंगे तो चलेगा? देखो उसमें क्या है कि मोर प्रेफरेबल इज आप जो 30-40 मिनट्स का रिवीजन वीडियो है या जो कंसेप्ट बुक है वो कर लो। उसमें आपके क्वेश्चन भी सारे कवर हो जाएंगे और बाकी चीजें भी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो मोर प्रेफरेबल इज दैट। क्वेश्चन में भी आपको 30-40 मिनट का टाइम तो लगेगा, और उतना आप क्या है कि एक बार के लिए वो कंसेप्ट बुक या फिर रिवीजन वीडियो देख लो, उसमें कवर हो जाएगा। फिर भी आपको लगे तो 5-10 मिनट में ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देख लेना, पर मेन आप जो कॉन्सेप्ट वाला बुक है ना, तो उस पर फोकस कर लो एफटीपी में। ओके सर, और एक और डाउट था। अभी मेरे जी। पास अराउंड 4-5 आवर्स है जीएसटी के लिए, तो मेरे को ये पूछना था, शुड आई फोकस ऑन राइटिंग वन मॉक पेपर या मुझे आरटीपी और एमटीपी कवर करना चाहिए? देखो अभी के लिए आप क्या करो, एक तो आरटीपी प्रैक्टिस कर लो, आरटीपी मई 25 वाला, और उसके अलावा आप क्या करो कि केस सिनेरियो बुकलेट है ना, वो आप एक बार के लिए लगा के देख लो थोड़ा, जितने कर सकते हो। ओके, ठीक है। है ना? समन इज आस्किंग कि क्या आईटीसी वाला वीडियो रेफर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आईटीसी वाला वीडियो जो पहले डाला हुआ है वो रेफर कर सकते हो, और पर साथ में जो न्यू क्वेश्चन बैंक रहेगा वो साथ में रेफर कर देना, ताकि कोई एक आध कुछ अमेंडमेंट हो तो वो आप कवर हो जाए वहां से। ये साक्षी बोलिए। लाइट हाउस में जॉब करने के लिए ईयर का 330 करोड़ मिलता है ईयरली। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ बोलिए साक्षी। सर मुझे ना 2-3 डाउट थे। तो सबसे पहले ये था कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, तो उसमें जो प्रिंसिपल और एजेंट वाला क्वेश्चन होता है, तो उसमें ना मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हूँ कि वो प्रिंसिपल एजेंट वाला क्वेश्चन है, तो वो थोड़ा सा आप बता सकते हैं? देखो वैसे मैं सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपके मेरे को नंबर पे भेज देना, तो आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट, बट आई टेल यू सोल एजेंट जो होता है वो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाता है। सो रूल 28 विल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज आपको रूल 29 ही लगाना है प्रिंसिपल एजेंट के कॉन्सेप्ट। ओके सर, ठीक है। एंड सर वन मोर थिंग, जो टाइम ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन है उसमें प्रोविजन लिखना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसमें लाइक काफी चीजें आ जाती हैं। लिखना पड़ेगा, प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा। ओके। एंड सर जैसे अगर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के बीच में हम डिफरेंशिएट करें तो मेन प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? देखो मेन अभी जो इस टाइम चल रहा है टाइम,
इस टाइम अभी कॉन्सेप्ट पे आपको मेन फोकस रखना है, साथ साथ में थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते रहना है, ठीक है? ओके क्योंकि सर। अभी जो उतना टाइम नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन कर लो, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के और उसके बाद डिटेल में क्वेश्चन कर लो। तो कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट, साथ साथ में क्वेश्चन भी आप देखते रहोगे। ठीक है सर। एंड सर वन मोर थिंग, जो अपील एंड रिवीजन वाला चैप्टर है वो एक्चुअली सर मैंने अभी करा नहीं है, तो वो इम्पोर्टेंट है चैप्टर? यस, दैट उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आ जाता है, एक से दो भी आ जाते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, यस प्रियंका, आपका कुछ क्वेश्चन है? जहीन, आपका कुछ क्वेश्चन है, आप प्लीज पूछिए। हेलो, हेलो सर, मैं आई। यस यस पूछिए। सर राधे राधे। राधे राधे। सर अभी सीरीज 2 की एग्जाम मैंने दी थी, तो उसमें मेरे 50 मार्क्स आए सर। कितने? 50 मार्क्स। ओके। और सर अभी मैं 2 डेज अलॉट कर सकता हूँ आईडीटी को। हाँ हाँ, और सर अभी मेरा कंपोजिशन लेवी उसके क्वेश्चन एंड आंसर बाकी है, वो ठीक कॉन्सेप्ट है। हो गए। फिर रिटर्न चैप्टर्स पेंडिंग है, पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस रूलिंग एंड लायबिलिटी ऑफ सर्टेन केसेस वाला चैप्टर बाकी ठीक है, है। एंड अनदर एफटीपी वाला चैप्टर। तो सर अभी एफटीपी वाला तो हो नहीं पाएगा। तो सर मेरे को ये जानना था कि वो जो 6th क्वेश्चन आता है लास्ट वाला, तो उसके एफटीपी के साथ साथ कौन सा चैप्टर अभी जो मेरे देखो, पेंडिंग मेजरली चैप्टर्स बचे हैं? 6 क्वेश्चन में नॉर्मली जो आता है वो एफटीपी के साथ असेसमेंट एंड ऑडिट इंस्पेक्शन सर्च सीजर, और एक क्वेश्चन रैंडमली कहीं से भी आता है, अपील से भी आ सकता है, इंस्पेक्शन सर्च सीजर से भी आ सकता है, या पीछे वाले किसी क्वेश्चन से भी आ सकता है। तो वो जो है एक डाइसी रहता है उसमें, उस क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन में। ओके सर। और सर अभी जो 50 मार्क्स आए मेरे, तो अभी एग्जाम में मतलब वो कैसा रहेगा, उस इसके आसपास ही मार्क्स रहेंगे या फिर बढ़ेंगे या कम होंगे? देखो, अभी आपके ऊपर है, ये तो मार्क्स हैं आपने स्कोर किए हैं, अब इसको आप और कितना बेटर कर सकते हो वो आपके ऊपर। अब ये जो सेकंड सीरीज में जितनी भी गलतियां हुई हैं उसको फोकस करके सुधार के कैसे आप इससे बेटर कर सकते हो, वो सारा आपके ऊपर है। अब ऑब्वियसली इंप्रूव ही होंगे। ओके सर। एंड अ, सर एक हम्म, लास्ट क्वेश्चन ये पूछना था कि सर जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंपलसरी वाला, तो हम्म। मतलब उसमें अपने कितना मैक्सिमम टाइम अलॉट करे? क्योंकि सर मार्क्स तो मैंने 2-3 बार देखो, लिखा उसको था लास्ट में क्वेश्चन। रखो, उसको हमेशा लास्ट में रखो, ठीक है? तो लास्ट में ज्यादा ज्यादा अगर आपको लगता है कि भाई इस क्वेश्चन को कर देता हूं, जितना मार्क्स मिल रहा है मिल जाएंगे, बाकी जो बचा हुआ है टाइम अगर आपके पास है, तो वो बाकी क्वेश्चन में अगर कहीं लगता है देखना बाकी है, कुछ छोड़ा था वो करना है, वो सब कर लो। पर इस क्वेश्चन आंसर को लास्ट में रखो, दस सर बारह उसमें पंद्रह मुझे मिनट टाइम 8 लगो। मार्क्स ही आते हैं मैक्सिमम सर, तो हाँ, उसमें मतलब मतलब देखो, मोस्टली इतने ही आते हैं, पर अगर आप, हो सकता है आप उसे क्वेश्चन देखा हुआ हो, सेम क्वेश्चन हो, तो उस केस में आप चाहोगे कि उसको टाइम दे, ठीक है? तो लास्ट में रखो, टाइम दो, बाकी अगर फिर भी बचे टाइम, तो वो आप बाकी क्वेश्चन में यूज करो। वो आपको और असेस करना सर पड़ेगा क्वेश्चन कैसा आया है। जी जी। और सर ये पेमेंट ऑफ टैक्स एक पेंडिंग है चैप्टर, तो उसमें आपने वो वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट सिर्फ मैं करके जाऊँ तो चलेगा, या फिर मैं पूरा आप ही कर लूँ? क्योंकि 1-2 चैप्टर्स में अभी कर सकता हूँ उसमें से भी जो मेरा पेमेंट अभी ऑफ टैक्स पेंडिंग वाले चैप्टर में, है। जी सर। तो उसमें इंटरेस्ट वाला पार्ट कर लो, टीडीएस वाला पार्ट, जो आगे के वो लेजर वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं ओके सर। और रिटर्न में सर स्पेसिफिकली? है। रिटर्न में मेजरली जो क्वार्टरली रिटर्न क्यूआरएमपी स्कीम वाला जो पॉइंट है, वो एक मेजर पॉइंट रहता है। ओके यस सर। साक्षी, आपका क्या डाउट बताइए। अ, साक्षी, प्रियंका, सर मैं जहीन, आए। हाँ हाँ, यस। सर आपका जो मॉक टेस्ट है, तो वो मॉक टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी? मतलब कैसे, मुझे पता ही नहीं चल पाया कब मॉक टेस्ट हो गया, समझ में नहीं आई, मेरे को मॉक टेस्ट नहीं, देना था। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या है कि उसकी एक सेपरेट वेबसाइट बनाई हुई है, वहां पे विजिट कर सकते हो, वहां पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको जो भी मॉक टेस्ट देना हो तो उस अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। क्लास के लिए अलग से मॉक टेस्ट
नहीं है, मतलब क्लास के लिए? क्लास के सिर्फ क्लास साथ और आपको स्टूडेंट्स एक के मॉक लिए? टेस्ट दिया होगा, लिंक में आया होगा मॉक टेस्ट, तो वो आप प्रैक्टिस अच्छा कर सकते हो, अच्छा वहां पे आपको आंसर की भी प्रोवाइड कर दी जाती है। अच्छा, तो मतलब आप लोग चेक नहीं करोगे ये है उसमें ना? यस, हाँ, फिर क्या भी आप अगर चेक आपको कोई करोगे? लगता है, कोई दिक्कत लगती है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके ओके, ठीक थैंक यू सर। है, यस अंबिका। अंबिका, पार्थ, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? हेलो सर, यस सर। पार्थ बोल रहा हूँ। यस पार्थ। सर मेरे को ये डाउट था कि जो हमारा सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 है हम्म। और सेक्शन 73 74 है, तो सर उसमें ना डिफरेंशिएट कैसे करना है कि मतलब पेनल्टी कौन सी देखो, लगेगी? नॉर्मली क्या है कि वो सेम है, तो क्वेश्चन से कैसे हाँ टैकल करना है वो बता देता हूँ। क्वेश्चन हाँ में कभी SCN, डिमांड, नोटिस, ऐसे कुछ वर्ड यूज होते हैं, तो समझ ठीक जाना है कि वो कहीं ना कहीं डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर के रेफरेंस से पूछ रहा है। अगर आपको ठीक है सर। डायरेक्टली पूछे कि पेनल्टी बतानी है, तो समझ हम्म। जाना कि आपको जो पूछ रहा है वो ऑब्वियसली ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर से पूछ रहा है। कहीं लगे कि अच्छा भाई नहीं, मेरे को तो लग रहा है कि दोनों से पूछ रहा है, तो दोनों के प्रोविजन लिख देना। ठीक है सर, ओके, थैंक यू ऑल्टरनेटिव सर। ये कर सकते हो, ठीक है। ओके यस यस सर। सर, अंबिका। राधे राधे सर। सर एक्चुअली मुझे ना आईटीसी के बारे में पूछना था। अभी मतलब मॉक दे सकती हूँ क्या मैं? मेरे कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं आईटीटी में अभी भी। चैप्टर कौन से बचे हुए हैं? सर मेरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसके, जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स है, देखो, माय रजिस्ट्रेशन और आईटी। सजेशन वुड बी एट दिस टाइम, हाँ। अभी आपको मॉक से पहले प्रायोरिटाइज करना है, जो चीजें आपकी बची हैं वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। यस सर। हाँ। बाकी जो आप केस सिनेरियो वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो वो कर लो, रादर देन अभी मॉक में जाने के लिए। अभी जो टाइम है वो मॉक के लिए अप्रोप्रिएट टाइम नहीं। अगर आपका बाकी बचा हुआ है सिलेबस, तो पहले वो सिलेबस कवर करना यस जरूरी है, मतलब, है ना। जी। सर केस सिनेरियो और एमटीपी आरटीपी वीडियो देखना भी मतलब करना जरूरी है कि इसको स्किप कर सकते देखो, ये होता है कि केस सिनेरियो में अगर 5-7 केस सिनेरियो पे अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे उस चीज से। हैं? जी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरी है सब कवरेज है जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो, हम्म, लेकिन ये होता है कि 5-7 हाँ। अगर केस स्टडी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे थोड़ा उसके साथ। ओके, जो आईसीएम ने अभी नई वाली इशू करी है वो। करेक्ट, उसमें से कोई भी 5-7 कर लेना। ओके। ओके सर। यस खुशी। ठीक है, थैंक यू। सर अभी जो चैप्टर्स के लिए पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाए प्रैक्टिस, उसके लिए खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा कर सकते हो। आप देख लो कि चैप्टर कितना रेलेवेंट है, मान लो A B कैटेगरी है, तो ट्राई करो कि हो जाए। अगर फिर भी नहीं हो पा रहे, टाइम आपके पास कम पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट कर लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना। ओके सर। फिर एग्जाम्शन और प्लेस ऑफ सप्लाई याद नहीं होता है सर, कैसे करना समझ नहीं आ देखो, रहा हो तो। प्लेस ऑफ सप्लाई को याद करने का एक तरीका है कि देखो, जो सेक्शन 12 है उसमें मैंने जब प्लेस ऑफ सप्लाई करवा रहा था तो मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट रहता है। तो आप क्या करो, इसके जो 2-4 एक्सेप्शन है ना, वो एक्सेप्शन याद कर लो बस। तो ये ओके रहेगा कि सर। सेक्शन 12 जब भी अप्लाई करना है, लोकेशन ऑफ रेसिडेंट तो है ही, अगर कोई एक्सेप्शन हुआ तो वो आपको याद रहेगा। इसी तरीके से सेक्शन 13 है, उसके अंदर तो ज्यादा है ही नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेक्शन 12 के सेम ही होता है। तो अगर कुछ एक्सेप्शन है तो वो याद कर लो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या कर सकते हो, एक्सेप्शंस को याद कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्शन चैप्टर में भी सीए फाइनल लेवल पे आपसे क्या है कि ऐसे एंट्री नहीं पूछता कि हाँ ये एग्जाम्शन के बारे में बताओ या बताओ, तो वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर पूछता है एग्जाम्प्ट है या नहीं, उस तरीके से पूछता है। तो उस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना आना बहुत जरूरी है, बाकी याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जैक्ट वर्ड्स ओके में। सर, ओके सर, थैंक यू। यस राहुल, राहुल सिंह। हेलो सर, राधे राधे। हाय, राधे राधे। सर सर रिटर्न चैप्टर में सर जीएसटीआर फॉर्म नंबर और पेनल्टी याद करना जरूरी है क्या? लेट फीस एंड देखो, नॉर्मली पूछता नहीं है लेट फीस वगैरह आईसीए, ठीक है। और मैंने रिटर्न चैप्टर में इंक्लूड भी उतना ही किया है जितना आपके लिए थोड़ा बहुत रेलेवेंट हो सकता है, ठीक है। तो उतना पार्ट सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो, उतना ही काफी है। याद है सच क्या है कि आईसीआई इतना पूछता नहीं है लेट फीस वगैरह इतना, लेकिन टू ऑन द सेफर साइड अगर आपके पास टाइम है तो मैंने उतना ही लिखवाया जितना आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है, उतना ही आप कर लो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, विशाल शिंदे। हेलो। यस विशाल। सर नमस्ते, राधे राधे। सर राधे मेरा राधे एक भाई। डाउट था। मैं अभी कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन के साथ दोनों करने जा रहा हूँ टॉपिक वाइज, तो मेरा टाइम हम्म। कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है।
तो मेरा ओके जो टाइम अलॉट किया था उस हिसाब से हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा इसके वजह कितना से थोड़ा टाइम अलॉट किया था, मिस कौन सी बार रिवाइज कर रहे हो? मैं सेकंड टाइम रिवाइज हो रहा है मेरा, तो मेरे हाँ क्वेश्चन कंसेप्ट याद आ रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ तो थोड़ा वो स्पीड जो रहना चाहिए था वो रह नहीं पा रहा हूँ, इसके वजह से थोड़ा प्रेशर आ जैसा लगता है मुझे, जो तो टाइम आप अलॉट क्या लिख के कर रहे हो या क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो? कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं लिखता भी हो ऐसा प्रोविजन वगैरह, तो इसके वजह से थोड़ा स्पीड नहीं मिल पा रहा। देखो उसमें क्या है ना, आप क्या करो, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख के कैसे क्या करो, जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें एडजस्टमेंट है, तो उसका एडजस्टमेंट में 3 कॉलम बना लो कि भाई लायबिलिटी आईटीसी, अब इसको मैं लायबिलिटी में ऐड करूंगा, आईटीसी में ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा, इस तरीके से ना बस रफली नोटिंग करो, तो उससे क्या आपका वो कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा और जो आपका लिखने का वो भी हो जाएगा, और पूरा भी अच्छे से लिखना नहीं पड़ेगा, तो वो टाइम वहां पे सेव होगा। तो और ऑडिट और लिखने का जो मिश्रण है उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी जो एलडीआर क्वेश्चन जो आपने जो मार्किंग करके दिए थे अराउंड 150 तो जीएसटी के कस्टम में कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे जीएसटी में खाली आईटीसी वाला चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम कंजम्पशन जाता है, बाकी तो आईटीसी वाले तब तो जो एग्जाम्शन वगैरह प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह वो सब याद आता है, सब उसमें टाइम ज्यादा नहीं जाता, लेकिन कंसेप्ट के साथ जो क्वेश्चन जो बाकी के चैप्टर वाले करने जा रहा हूँ तो उससे में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इससे वजह थोड़ा मेजर है वो, तो आईटीसी वाले क्वेश्चन मैंने थोड़ा स्किप कर दिया, डायरेक्ट कंसेप्ट को पूरा 100% कर दिया, तो चलेगा क्या, ऐसा क्या हो सकता है क्या? जो आईटीसी वाले क्वेश्चन मतलब जो आप कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी वाले क्वेश्चन बोल रहे हो, राइट? यस। देखो कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके केस सिनेरियोज भी रहते हैं, क्योंकि केस सिनेरियोज में भी आपसे लायबिलिटी पूछता है, नेट लायबिलिटी पूछता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको दिक्कत ना आए, बस उतने थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लेकिन कर लो, मतलब जो लास्ट डे रिवीजन वाले जो दिए हैं ना क्वेश्चन, सिर्फ उतने भी कर लोगे तो बढ़िया है, पर कर जरूर लो, छोड़ो बिल्कुल मत, ऐसा ये वाला पार्ट। कंसेप्ट बुक 100% करना है, मिनिमम 60-70% तो क्वेश्चन होना ही है। करेक्ट राइट ना सर? यस मुकेश बोलो। हेलो मुकेश हाँ, तो जैसे एक फॉर एग्जांपल सप्लाई अंडर जीएसटी वाला जो चैप्टर है आपके कॉन्सेप्ट बुक में, और क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक में कुछ ज्यादा एलोबरेटिव टाइप से लिखे होते हैं आंसर्स उसके, और इसमें एकदम क्रिस्प होते हैं, लाइक अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में, जिसका मीनिंग तो एकदम बराबर से सब बैठ जाता है, तो मतलब दोनों में से क्या फॉलो करना चाहिए जल्दी, मतलब देखो क्या होता है कि सप्लाई के रिलेटेड जो है क्वेश्चन अलग से आते नहीं है, ठीक है, सप्लाई का क्वेश्चन बहुत रेयरली अलग से पूछा जाता है, बाकी पूछा नहीं जाता, पूछा भी जाएगा तो इंडिविजुअली 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, एज अ सब पार्ट ऑफ एनी क्वेश्चन, तो इसलिए उसके जो आंसर्स जो क्वेश्चन जो अपना कॉन्सेप्ट बुक रहता है ना उसमें जो अमाउंट लिखा होता है वही बहुत होता है, ठीक है, तो इसलिए वो जो है आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ क्योंकि आपको जो भी नोट्स वगैरह लिखने होते हैं वो सब इसमें हो जाते हैं कवर, और बाकी सारे चैप्टर्स में भी सेम थोड़े एलेबोरेटिव आंसर्स होते हैं जो थियोरेटिकल आंसर्स है अपने कॉन्सेप्ट बुक में, क्वेश्चन बुक में, और कॉन्सेप्ट बुक में बहुत क्रिस्प लिखा हुआ है, तो मैं अगर सिर्फ वही कॉन्सेप्ट बुक अच्छे से रट के वो क्रिस्प वाले ही कंटेंट वहां पे लिखता हूँ, वो तो लिखना ही है, हाँ तो वो है कीवर्ड्स, वो तो लिखना ही है, उसके हम्म। आसपास अपने हिसाब से जो भी लिखोगे वो चल जाएगा। और सिर्फ उतना ही लिखे, तो सिर्फ क्वेश्चन कंसेप्ट बुक का ही कंटेंट लिखे, आगे ज्यादा एलेबोरेट ना करे, ड्यू टू टाइम अगर कम पड़े वहां पे तो मार्क्स कटते हैं। नहीं कटेंगे नहीं, देखो क्या होता है कई बार जो सेंटेंस बनाने की बात हो गई, ठीक है, जो बेसिक इंग्लिश है वो तो आपको करनी पड़ेगी, सामने वाले को समझ आ जाए आंसर, ठीक है, उतना अपने कंसेप्ट बुक में रहता भी है, तो उतना करोगे तो इनफ है। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, यस, एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन था रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजरल पार्ट से, सर वो इम्पोर्टेंट है? देखो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें बहुत टाइम से क्वेश्चन पूछा भी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या है कि वो इम्पोर्टेंट कैटेगरी में तो नहीं रखेंगे उसको, है सी कैटेगरी का, देखना चाहो तो देख लो ऊपर ऊपर से, नहीं तो रहने दो। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते सर। यस बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ सर मेरा थोड़ा ना इशू क्या है कि जैसे मैं आईटीसी के मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे एंड से उठाना,
तो मेरे मतलब ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। बट मेरा जो मेन में अटकता हूँ सर, वो जो क्या नाम है, जो क्या रिवर्स करना होता है ना सर, जिसमें वो उसमें भी किस पॉइंट में अटकता हूँ, जहाँ पे वो टर्नओवर निकालनी होती है। ठीक है। उसमें मेरे को इशू आता है सर बस। और इसके देखो अलावा सर मेरे को थोड़ा सा क्या है कि मैंने जो थ्योरी वाले चैप्टर्स है ना सर, वैसे तो मैं कर चुका हूँ एक बार, और मेरे को मतलब अगर वैसे मेमोराइज भी करता हूँ तो मतलब आ जाता है कि इस चीज में ये था। बट लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से ना, तो वो रिवीजन नहीं हो पा रहा उसका। देखो कहीं ना कहीं फिर आपको एक दो चैप्टर से साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो चैप्टर आपको लगते हैं कि भाई बिल्कुल ही मतलब सी कैटेगरी हैं, उनको थोड़ा लास्ट में रख सकते हो, उनको थोड़ा ऊपर ऊपर से देख सकते हो। बाकी जो मेन चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा, टाइम देके करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपकी ये जो आईटीसी के रिलेटेड है, इसमें क्या करो, देखो है तो बेसिकली 7-8 एडजस्टमेंट जो रिपीटेडली आपको करनी होती हैं। ठीक है। जैसे एडवांस को कंसिडर करना है कि नहीं करना, कोई एग्जाम सप्लाई है, आरसीएम वाली सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, कोई सेल ऑफ लैंड है, कुछ इस तरीके के 8-10 एडजस्टमेंट है जो आपको बेसिकली करने होते हैं। तो वो 8-10 एडजस्टमेंट आपको याद करने पड़ेंगे, या फिर आपको उसको कहीं ना कहीं, या फिर आपको उसको वहां से रिवाइज करना पड़ेगा। जो 4-5 क्वेश्चन है ना, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके रिवर्सल वाले, 5-6 क्वेश्चन है, तो हाँ, ज्यादा नहीं है। वो लिख के कर लो, प्रैक्टिस खुद से कर लो, मतलब देखो नहीं आंसर उसका, बिना आंसर देखे आप प्रैक्टिस कर लो, उतने में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और सर इसमें ना एक क्वेश्चन और था, जो हमारा मतलब जीटीए वाला क्वेश्चन था इसी में। तो जिसमें क्या था कि लिखा हुआ था कि इतना मतलब वो जो मतलब उसमें ये नहीं दिखा हुआ था कि कितना सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी वाला है। तो उसमें टोटल लिखा हुआ था, तो उसमें मैं वो मतलब 20% हटा के, तो बाकी हमने वो सीजीएसटी एसजीएसटी में किया था। तो मैंने जब क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, तो मैं वो बाकी 80% को मतलब तीनों में डिवाइड कर रहा था, पर जब आंसर देखा देखो तो ऐसा उसमें करो, आप उस वो क्वेश्चन मेरे को भेज देना, मैं देख लूंगा। उसमें क्या होता है कि कई बार डायरेक्टली नहीं लिखा होता, लेकिन कुछ इंडिकेशन दिए होते हैं, तो उसमें क्या इंडिकेशन है वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मेरे को क्वेश्चन भेज देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा ना। ओके सर, थैंक यू भैया। हाँ, एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन? मुकेश, राहुल, सर यस हेलो, बोलो। हाँ अक्षय। नमस्ते सर। सर एक ना डाउट था, एक क्वेश्चन में एडवांस मिल रहा था, एडवांस रिसीव फॉर गुड्स, बट वो भी हमने इंक्लूड कर रखा था। देखो एडवांस जो रिसीव होता है ना गुड्स के लिए, नॉर्मली अगर आप गुड्स के केस में जाओगे फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई देखने, तो वहां पे रिसीट ऑफ पेमेंट को भी टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है, लेकिन उसको हमने कट करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने बोला कि एडवांस अगर गुड्स के लिए मिला है तो आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप उस नोटिफिकेशन को साइड में रख दो, तो एज पर लॉ आपका जो टाइम जो एट द टाइम ऑफ आप एडवांस रिसीव करोगे गुड्स का, तब आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसलिए उसको एडवांस के टाइम में सप्लाई मान के उसको टर्नओवर में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये उसका लॉजिक है। इसलिए जो सप्लाई ऑफ गुड्स को के केस में एडवांस को भी इंक्लूड किया जाता है। सर एक चीज और थी हाँ सर, जैसे जो रूल 42 43 में हमें एग्जाम टर्नओवर दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ सिक्योरिटी कह लो, अगर मेरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नॉर्मल केवल टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, और एक चीज आ गई कि सेल ऑफ सिक्योरिटी भी कर रखी है हमने, तो भी हम ई बाय एफ करेंगे उसको? करेक्ट, तब भी करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। मतलब जो मेरे को एग्जाम टर्नओवर उसके रूल के हिसाब से दे रखी है, वो मैं फॉर दैट पर्टिकुलर रूल वो मान लूं कि वो एग्जाम्प्ट है। करेक्ट। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। एनीवन एल्स हैज एनी डाउट? सर इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर चैप्टर में सर जो वेरियस जगह पे कहीं जॉइंट कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, कमिश्नर है, अगर सर एग्जामिनेशन में सच याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली जॉइंट कमिश्नर है या एडिशनल कमिश्नर है, वहाँ पे हम लोग एप्रोप्रिएट अथॉरिटी या एप्रोप्रिएट ऑफिसर लिख सकते हैं क्या, कंफ्यूजन के इस पॉइंट में? उसमें क्या होता है ना, फिर एग्जामिनर के हाथ में हो जाता है कि आईसीआई ने उस चीज के मार्क्स अलॉट कर रखे हैं कि नहीं कर रखे, कितना क्वेश्चन में उस पार्ट का मार्क्स अलॉट है कि नहीं है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइडियली आपको लिखना चाहिए उस केस में। तो उसके लिए क्या है कि मैं कुछ एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स वगैरह शेयर करता होता हूँ, तो उसमें मैं सारी अथॉरिटीज लिख के बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज पे कहाँ है। तो उसको एक बार लास्ट डे रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, बाकी उसका मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन पूरा क्या पूछा जा रहा है।
तो सर फिर भी इन केस अगर एग्जाम में तो उस प्रॉपर समय याद ऑफिसर नहीं लिख आ रहा है, सकते हो। ओके याद सर, अगर इन केस अगर ज्वाइंट कमिश्नर है, हम उसके हायर अथॉरिटी को अगर सब एड्रेस कर देते हैं तो सर इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो प्रॉब्लम है क्योंकि आंसर में ज्वाइंट कमिश्नर लिखा होगा ना, तो वो एग्जामिनर कमिश्नर के मार्क्स नहीं देगा, ओके है ना। तो दिक्कत वो है, तो या तो आप कोई ऐसा तुक्का मारो जो कि बिल्कुल आसपास का हो, जी सर। जिससे चांसेस हो कि आपको मार्क्स मिल जाए, या फिर आप रिस्क लेके प्रॉपर ऑफिसर लिखो। ओके सर। यस जयेश। सर आपके हिसाब से टेस्ट सीरीज में कौन सा पेपर अबव एवरेज है आईडीटी का जो हमें सॉल्व करना चाहिए? सीरीज 2 और सीरीज 3 में ऐसे एडजस्टमेंट डाले हैं, थोड़े क्वेश्चंस को उल्टा पलटा किया है, तो वो दोनों ही सीरीज में आप देख सकते हो 2 और 3। यस मयूख। सर ये स्पेशल केसेस अनेबलिंग अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट सेक्शन 18 में जो हाँ। लिखा हुआ है कि इनवॉइस इज नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, ये सिर्फ इसी केस में है और कि कॉमन क्रेडिट जब हम लोग इसी में सिर्फ इसी में, सिर्फ इसी में, बाकी उसमें रहेगा अगर एग्जाम से हम कॉमन बाकी किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में। ठीक है। एनीवन एल्स हैज एनी डाउट? सर एक बार ना मेटल स्क्रैप के रिलेटेड बता देना कि उसमें टीडीएस वगैरह का क्या रजिस्ट्रेशन का क्या सिस्टम रहता है, और मेटल आरसीएम स्क्रैप का ना रिलेटेड टू मेटल स्क्रैप मैंने जो क्लैरिफिकेशंस वगैरह जो पूरा डिटेल में व्हाट्सएप चैनल वगैरह पे भी मैं डाला हुआ है, तो एक बार आप वो चैनल वगैरह भी ज्वाइन करने की कोशिश करना। तो वो सब देखा है, अगर उसमें वो नहीं था, रजिस्ट्रेशन का नहीं था कि कब उसे रजिस्टर कराना पड़ता है। उसमें टीडीएस वगैरह भी लिखा हुआ है, मेटल स्क्रैप के रिलेटेड जितने भी पॉइंट है ना, आरसीएम वगैरह जो भी है वो सारे उसमें कवर करें। ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है, मैंने चैनल का नंबर लिंक शेयर कर दिया है, तो वहां ज्वाइन करके आप देख सकते हो। ठीक है सर। यस अमीश। सर ये जो कस्टम्स के अंदर हमारा, अगर हमने पहले 3 चैप्टर कर लिए एग्जेम्पशन, कस्टम्स और लेवी, उसके अलावा मतलब सर अगर ज्यादा ध्यान ना दे दूसरे चैप्टर्स के अंदर तो कोई इशू तो नहीं है सर उसमें? चलेगा। देखो टोटल 20 मार्क्स का वेटेज रहता है जिसमें एफटीपी इंक्लूड रहता है, तो एफटीपी की एक वीडियो देख लो, 3-4 मार्क्स वहां हो जाएंगे। बाकी जो है उस 16 मार्क्स में से ऐसा मान लो कि 12-13 मार्क्स का जो है इन 3 चैप्टर में कवर हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो बाकी कुछ चैप्टर से आता है, तो वो उतना आपके ऊपर है कि आप वो रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है सर, ठीक है। यस जयेश और राहुल। हेलो सर। सर एग्रीगेट टर्नओवर में सर जो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट है, तो सर रजिस्ट्रेशन के केस में तो इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, बट कंपोजिट सप्लाई में इंटरेस्ट को लेते हैं नहीं। सॉरी, कंपोजिशन में तो कभी नहीं लेते इंटरेस्ट में। नहीं सर, सॉरी कंपोजिशन नहीं सर, जो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो आप डेफिनेटली मेरे को क्या है कि मैसेज कर देना, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्वेश्चन में कहीं ना कुछ गिवन होती हैं, तो वो आप मेरे को वहां पे भेज के और आप वहां पे मेरे से रिप्लाई ले लेना। एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू, कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको प्रिपरेशन वगैरह में, तो जस्ट डू लेट मी नो। सर एक चीज और बता दो। हाँ तो जो एंड का 1.5 डेज होगा उसमें हमें केवल कंसेप्ट बुक रिवाइज करनी चाहिए या वी शुड गो फॉर सम क्वेश्चंस आल्सो? देखो वही है कि आपको मेन तो कॉन्सेप्ट बुक पे ही फोकस रखना है। पढ़ते टाइम आप जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उसके ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ आपको क्या है कि क्वेश्चंस याद आएंगे, है ना, कि ये टॉपिक का मैंने क्वेश्चन किया था, इसमें एडजस्टमेंट हुआ था। तो अगर आपको वहां पे फील हो रहा है कि नहीं यार इसका एडजस्टमेंट मेरे को याद नहीं आ रहा क्या किया था, तो उस केस में जाके क्वेश्चन बैंक में स्पेसिफिक एडजस्टमेंट देख सकते हो, या आपने जो लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें जो आपने क्वेश्चन वगैरह मार्क किए होंगे वो देख सकते हो एडजस्टमेंट वगैरह, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है सर। देखो ऐसे है कि जो एमटीपी है वो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप उसे लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको पेपर फॉर्मेट में देना है सच, है ना। और किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो। सो ठीक है, अगर आपको कुछ बाकी भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे बता सकते हो मेरे नंबर पे, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, इस सेशन को आज के लिए समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड डू योर बेस्ट इन एग्जाम्स। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।